कल तक हम लोगों ने टेक्स्ट प्रोसेसिंग की टीचिंग टेक्निकें, बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDF, वर्ड टू वेक और एवरेज वर्ड टू वेक, TF-IDF, वेटेड वर्ड टू वेक, ये सब कर लिया था। हम लोगों ने प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स देखे थे, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है टेक्स्ट को कन्वर्ट करने की न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, वो सारी आज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो मैंने कहा था कि सबका कोड ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोड काफ़ी छोटा है, तो चलो कोड ही देखते हैं। तो ये है sklearn, सिंपल मैंने इंपोर्ट करी क्योंकि सारे हमारे टूल्स हैं वो sklearn से ही हम उठा के लेकर आएंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ और ये मेरे पास कुछ डेटा है। तो जनरली टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए जो आपको डेटा चाहिए होता है वो लिस्ट के फॉर्मेट की एक सीरीज ऑफ लिस्ट या फिर एक एरे ऑफ टेक्स्ट ऐसा चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल इसको एक लिस्ट में डाल दिया है। स्क्वायर ब्रैकेट बता रहे हैं कि वो लिस्ट है। तो ये 4 लाइनें हैं। द असाइनमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट हाउ मेनी यू कैन डू फ्रॉम दीज, फुल स्टॉप, फील फ्री टू सबमिट द असाइनमेंट इफ यू कैन नॉट फिनिश ऑल, कॉमा, you will still be assessed on the parts attempted, full stop. The objective is to test the length and breadth of your skill set. ठीक है, ये सिंपल मेरा 4 लाइन का टेक्स्ट है। तो इसको मैंने अपने डेटा वेरिएबल में ले लिया है। तो अब सबसे पहले जो हम लोग को काम करना है वो है रटन कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, पहली चीज हम लोगों ने देखी थी, वो देखी थी बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो बैग ऑफ वर्ड्स में ही हमने यूनिग्राम, बाईग्राम, एनग्राम ये सब देखा था। तो बैग ऑफ वर्ड्स क्या करता था हमारा, सिंपल हर एक नंबर को एक पूरी लिस्ट बनाता था सारे यूनिक वर्ड्स की, और उन यूनिक वर्ड्स में वो वर्ड जितनी बार आया है उसका काउंट कर देता था हर डॉक्यूमेंट में। तो काउंट डालता था। तो उसी काउंट के नाम पर है हमारे पास काउंट वेक्टराइजर। ये काम करता है आपका बैग ऑफ वर्ड्स का। काउंट वेक्टराइजर क्या करता है, ये सिंपल आपके टेक्स्ट को एक वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, तभी इसका नाम है वेक्टराइजर। और कैसा वेक्टराइजर है, कैसे कन्वर्ट कर रहा है, वैल्यूज को काउंट करके। तो इसीलिए इसका नाम है काउंट वेक्टराइजर। तो ये सिंपल sklearn का ही है। sklearn के फीचर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल में टेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर ये एक क्लास है। अगर कोई आपसे पूछे कभी तो ये एक क्लास है। ये आपके पूरे पैकेजेस और मॉड्यूल्स हैं, सब मॉड्यूल्स। sklearn का मॉड्यूल है फीचर एक्सट्रैक्शन का मॉड्यूल है टेक्स्ट, और उस मॉड्यूल के अंदर आपके पास एक क्लास है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जावा में कई लोगों को पता नहीं होता है कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन क्या है। तो कोई अगर आपसे सवाल पूछ ले कि ये क्या है, तो आप बता सकोगे ये एक क्लास है जो हम लोगों ने ऊप्स में देखी है। ठीक है, तो ये क्योंकि sklearn से आई है, और sklearn की हर क्लास में हमें पता है कि डॉट फिट और डॉट प्रिडिक्ट मेथड रहता है। ये तो बेसिकली रहता है आपके उसमें sklearn की हर प्री प्रोसेसिंग की क्लास में, जहां पर हमें कुछ काम करना होता है, जहां पर फीचर के साथ काम करना होता है, फीचर्स के साथ काम करना होता है, प्रिडिक्शन नहीं, कोई एल्गोरिथम नहीं, सिंपल जहां पर हमें प्री प्रोसेसिंग करनी होती है, वहां पर हर एक के अंदर एक डॉट फिट और एक डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मेथड होता है। ये मेथड हम लोग पहले देख चुके हैं जब हम लोगों ने क्या किया था हमने, याद है हम लोगों ने क्या किया था सर? लीनियर रिग्रेशन। नहीं, लीनियर रिग्रेशन में तो फिट और प्रिडिक्ट किया था। हाँ जी, हाँ, फिट ट्रांसफॉर्म, ये मुझे नहीं ध्यान आ रहा है कहाँ किया था। ये स्केलिंग स्टैंडर्ड स्केलर, याद करो, स्टैंडर्ड स्केलर जब हम लोग यूज कर रहे थे तब हम लोगों ने अपनी वैल्यूज को, मतलब कि -1 से 1 के बीच में लाने के लिए कि उनका मीन 0 हो जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाए, तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड स्केलर यूज किया था। तो ये सी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं। हम अपनी वैल्यूज को, जो टेक्स्ट की वैल्यूज है, उसको हम एक नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारे पास फिट और फिट ट्रांसफॉर्म मेथड होता है। दोनों में अंतर क्या होता है वो हम लोग देखते हैं अभी। फिट ट्रांसफॉर्म, फिट जो कि sklearn से ही आया है, ये हम लोग को अगर याद होगा कि हर एल्गोरिथम के लिए हर एल्गोरिथम में फिट मेथड होता है। तो ये मेथड क्या करता है, ये आपके डेटा को देखता है, डेटा को देखने के बाद ये अपनी एल्गोरिथम को ट्रेन करता है।
एल्गोरिथम स्पेलिंग पता नहीं क्या हो जाती है, एल्गोरिथम को ट्रेन करता है, ठीक है, और वही हमारा मॉडल बनाता है। उसके बाद हम फिट हो चुका होता है, उसके ऊपर हम लोग प्रिडिक्ट लगाते हैं। ये हमारा क्या करता है, ये प्रिडिक्शन करता है, ठीक है। और अगर आपने किसी एल्गोरिथम को या जो भी आपने वेरिएबल बनाया है उसको आपने पहले फिट नहीं किया, सीधे प्रिडिक्ट करने लगे, तो हमारे पास एरर आती है कि नॉट फिटेड एरर। ये भी हम लोगों ने देखिए। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर फिट सेम काम कर रहा है, ये हमारे डेटा को देख रहा है, ठीक है, ये हमारे डेटा को देख रहा है। क्यों देख रहा है? ये डेटा को इसलिए देख रहा है क्योंकि ये फाइंड कर रहा है कि हर लाइन में या हर टोटल टेक्स्ट में कितने यूनिक वर्ड्स हैं। तो ये देखता है कि कितने यूनिक वर्ड्स हैं, और उसके बाद जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो तो ये उस टेक्स्ट को लेकर उसका एरे बना देता है। तो फिट आपका एरे नहीं बनाएगा, फिट खाली आपका कैलकुलेट करेगा कि कितने यूनिक वर्ड्स हैं, कितनी बड़ी मैट्रिक्स होगी, मेरा क्या काम होगा, और जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे तब वो उसका एरे बनाएगा, जो हमारे बैग ऑफ वर्ड्स का एरे होगा। तो फिट खाली टेक्स्ट को देखेगा, समझेगा, काम नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्म काम करेगा। तो कैसे करेगा? ऐसे करेगा। ये मैंने उसका एक वेरिएबल बनाया, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया काउंट वेक्टराइजर का, ठीक है, सॉरी, काउंट वेक्टराइजर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद मैंने ये देखो यहां पर फिट डेटा। डेटा क्या है? मेरी लाइंस, प्यूरे सेंटेंसेस, ठीक है। तो मैंने फिट कर दिया। फिट करने के बाद ये क्या करता है? ये आपके यूनिक वर्ड्स आइडेंटिफाई कर देता है। तो यूनिक वर्ड्स को हमें देखे कैसे? हाउ टू सी द यूनिक वर्ड्स विच हैज आइडेंटिफाइड। तो उसके लिए आपके हर किसी भी वेक्टराइजर में एक फंक्शन होगा गेट फीचर नेम्स। गेट फीचर नेम्स, ठीक है। ये आपके जितने भी यूनिक वर्ड्स होंगे सबको रिटर्न कर देगा। फीचर क्या हो गया यहां पर? पहले जो अभी तक हम लोग मशीन लर्निंग करने आ रहे थे तो उसमें मेरे पास फीचर था हाइट, विड्थ, स्किन कलर, सेज, सॉरी, वेट ऑफ द पर्सन, ये सब फीचर्स थे। टेक्स्ट में हमारे पास फीचर्स क्या हो गए? यूनिक वर्ड्स हो गए ना, क्योंकि इन्हीं को तो हमने टेक्स्ट में, सॉरी, नंबर्स में कन्वर्ट किया है। तो मेरे सारे यूनिक वर्ड्स मेरे फीचर्स हो जाते हैं टेक्स्ट में। जब फीचर्स हो जाते हैं तभी तो हमारे पास अमेजन वाले रिव्यूज में जैसे 1,15,000 फीचर्स होते हैं। बाकी सब हम लोग जो अभी तक मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम देखते आए हैं, जो हम लोग डेटा सेट देखते आए हैं, उसमें 20, 30, 40 इतने होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो गेट फीचर नेम्स, इस फंक्शन से आप सारे यूनिक वर्ड ले सकते हो। तो यहां पर मैंने बस कहा है कि नहीं भाई बस शुरुआत के 10 दे दो मेरे को। तो शुरुआत के 10 वर्ड देखो क्या है? ऑल, एंड, असेस्ड, असाइनमेंट, असाइनमेंट हो गया, अटेम्प्ट है, ऑल है। तो ये शुरुआत के 10 है। अच्छा, अगर आप ध्यान दोगे तो ये सारे के सारे सॉर्टेड है, ए से लेकर ये बी तक आ गए हैं। अभी आगे भी हम जाएंगे तो थोड़े वो हो जाएंगे, मतलब आगे के वर्ड्स आ जाएंगे, बट ये सारे के सारे सॉर्टेड है। सॉर्टिंग कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग अभी आगे देखेंगे कि जैसे सॉर्टिंग हर जगह जरूरी नहीं है। बस आप ये मान के देखो कि इसने एक लिस्ट बना ली है यूनिक वर्ड्स की। फिट करने के बाद इसने यूनिक वर्ड्स की लिस्ट बना ली है, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैंने यहां पर सारे प्रिंट कर दिए, जितने थे, ठीक है। और ये फिर मैंने प्रिंट किया है कि इसकी लेंथ कितनी है, मतलब कितने यूनिक वर्ड्स हैं। तो देखो काउंट वेक्ट डॉट गेट फीचर्स नेम और इसकी लेंथ, तो टोटल यूनिक वर्ड्स हैं मेरे पास 37 मेरे पास यूनिक वर्ड्स हैं। तो ये मुझे क्या बताता है कि बैग ऑफ वर्ड्स में जो मैं अपना एरे बनाऊंगा इसकी लेंथ कितनी होगी। इसकी लेंथ नहीं पता, 37। हाँ 37 होगी, क्योंकि यही तो यूनिक वर्ड्स हैं। इन्हीं को तो अब हमें काउंट करना है कि हर सेंटेंस में ये कितनी बार आए हैं, 1 बार आए, 2 बार आए, 4 बार आए। तो ये मेरा बता देगा कि कितने बार मेरा एरे होगा। अच्छा, ये हो गया मेरा, ठीक है, फिट हो गया। हम लोगों ने देख लिया कि भैया कि उसने 37 यूनिक वर्ड्स अपने आप देख लिए हैं। अब इसने किया फिट ट्रांसफॉर्म।
तो असल में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डॉट फिट करो फिर डॉट ट्रांसफॉर्म करो, या फिर आप डायरेक्ट डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कर दो। तो ये दोनों काम कर देता है। ये पहले फिट करेगा, उसके बाद उसे बदल देगा, उसका एरे बना के एक मैट्रिक्स बना देगा। ये खाली देखेगा और ये बदलेगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। तो मैंने ये किया, इसको मैंने काउंट्स में लिया, काउंट्स वेरिएबल, और मैंने काउंट्स को प्रिंट किया। तो अब देखो कितनी खास बात है। 4/37 की स्पार्स मैट्रिक्स है ऑफ टाइप क्लास numpy int 64। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट्स ले रहे हैं कि एक कोई पर्टिकुलर वर्ड है वो 1 टाइम्स आया, कोई पर्टिकुलर वर्ड है वो 3 टाइम्स आया है। तो ये सब क्या होंगे, ये सब इंटीजर्स होंगे। तो जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, इनके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, वो इंटीजर्स होंगी, क्योंकि वो क्या है, काउंट है। ठीक है, अच्छा इसको अभी मैं हटा देता हूं, नीचे वाली लाइन को। ये और क्या कहता है, ये कहता है कि स्पार्स मैट्रिक्स 4/37 की स्पार्स मैट्रिक्स, मतलब 4। ये 4 का नंबर कहां से आया, 37 तो हमें समझ में आ रहा है कि यूनिक वर्ड है, 4 कहां से आ रहा है। कोई आइडिया? नो आइडिया? सर वो 4 लाइनें थी ना ऊपर डाटा में। हाँ हाँ, 2 जो 3 डाटा था 4। ना, हाँ। हाँ, ये 4 लाइनें थी हमारे पास, 4 स्टेटमेंट थे हमारे पास, या मैं कह सकता हूँ 4 डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास। तो 4 डॉक्यूमेंट्स ने, हर डॉक्यूमेंट को इसने अपने एक एक एरे में कन्वर्ट किया और उन सबको मैट्रिक्स बना के दे दिया है। ठीक है, तो ये 4 मेरा कहाँ से आया है, वहाँ से आया है। 37 कहाँ से आया है, यूनिक वर्ड से आया है, और स्पार्स मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा ये सब करने के बाद जब मैंने काउंट 0 प्रिंट किया, मतलब मैंने पहली फर्स्ट लाइन का एरे प्रिंट किया, तो हम लोग अभी तक एरे ऐसे देखते आए हैं, ऐसे वैल्यूज रहती हैं हमारे पास। ये क्या नोटेशन है कि 0 31 1 0 3 1। तो ये कुछ अलग ट्रिक है, ये कुछ अलग ट्रिक नहीं है, ये असल में ट्रिक है स्पार्स मैट्रिक्स की। कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल ट्रिक है स्पार्स मैट्रिक्स की। देखो स्पार्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है स्पार्स मैट्रिक्स की, कि बहुत कम ही एलिमेंट्स होंगे जो नॉन जीरो होंगे, बाकी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। अच्छा अब देखो int 64, अगर मैं एक सिंपल लेता हूं कि C99 में इंटीजर के एक इंटीजर को सेव करने के लिए मुझे लगते थे 4 बाइट्स। ठीक है, ये साइज है, डेटा साइज है, एक नंबर को सेव करने के लिए, एक इंटीजर को सेव करने के लिए 4 बाइट्स लगते थे। अभी मेरे पास, मैं छोटा एग्जांपल ले लेता हूं, मैं अमेजन वाला एग्जांपल लेता हूं। अमेजन पे हमारे पास 1,15,000 यूनिक वर्ड्स हैं। ठीक है, और 3,50,000 रिव्यूज हैं। तो इसकी मैट्रिक्स कितनी बड़ी बन जाएगी, इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी 3.5 लाख रो वाइज और 1.1 लाख कॉलम वाइज। ठीक है, इतनी बड़ी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब मैं उठाता हूं अपना कैलकुलेटर और मैं दिखाता हूं आपको नंबर। थोड़ा सा साइड में आ जाओ बस। हाँ, क्या 3,50,000 इंटू 1,15,000, ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 बिलियन नंबर्स। ये जो आपके मतलब रोज और
कॉलम्स होंगे तो ये वैल्यूज हो जाएंगी 40 बिलियन वैल्यूज, मतलब 40 बिलियन इंटीजर्स। 40 बिलियन इंटीजर्स, एक इंटीजर लेता है 4 बाइट, 40 बिलियन इंटीजर्स कितने लेंगे? 160 बिलियन बाइट्स। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। अभी हमारे पास आ गया कि अमेजन का डेटा सेट लेगा मेरा 160 बिलियन बाइट्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा डेटा में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा केबी में, तो ये हो जाएगा 160 मिलियन किलोबाइट्स। फिर मिलियन को हम डिवाइड करते हैं 10 से तो हमारे पास आ जाएगा मेगाबाइट्स। 160 मिलियन हो गया आपका 6 जीरो। ठीक है, 6 जीरो, तो 6 जीरो में से 3 जीरो और हटा दो, 3000। ये हो गया मेरे पास मेगाबाइट, और इसको आप एक और हजार दो तो 160 जीबी। ठीक है, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो तो 160 जीबी। ठीक है, ये आया आपका सिर्फ आपके बैग ऑफ वर्ड्स की मैट्रिक्स को सेव करने का तरीका। जो आप बैग ऑफ वर्ड्स मैट्रिक्स को सेव करोगे, जो आप एरे बना रहे हो, उसका साइज आ गया 160 जीबी। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज हैं 3.5 लैक्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स हैं 1.15 लैक्स। दोनों के नंबर अगर मैं सेव करना चाहूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 160 जीबी। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है यहां पर? दिक्कत क्या है कि हमारे पास एक तो भैया 160 जीबी का डेटा हम अपने में लोड नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर में, नॉर्मल कंप्यूटर में कोई कर नहीं पाएगा। मतलब क्योंकि ये आप डिस्क, हार्ड डिस्क की बात ना करिए, ये आप बात करिए रैम की, कि अगर आपने अपने प्रोग्राम को इस तरह बनाया, लोड किया, तो आपको 160 जीबी की रैम लगेगी, हार्ड डिस्क नहीं लगेगी। तो अब इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो यहां पर हमारी प्रॉपर्टी आती है कि स्पार्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर जीरो। तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द मतलब क्या है कि 99%, ऑलमोस्ट 99, 98% ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? तो हम इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि अब आप पूरी मैट्रिक्स ना बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाता हूं। सर ये जीरो कैसे होगी? कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, वो तो नहीं जीरो फीडबैक लिखा हो। नहीं, फीडबैक की बात नहीं है, हम लोगों ने बैग ऑफ वर्ड्स ऐसे ही तो बनाया था ना कि जो जो यूनिक वर्ड अकर करेंगे उनमें तो मेरे पास अच्छा काउंट आ जाएगा, बाकी सब में जीरो रहेगा। ये तो हम लोगों ने रूल ही यही बनाया था। हाँ सर। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है, तो ये ऊपर मेरे क्या हो जाएंगे? सब मेरे यूनिक वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, और इधर मेरे क्या हो जाएंगे? इधर मेरे रिव्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो कि एक यूनिक वर्ड है, इस यूनिक वर्ड का नाम है कुछ बताता हूं, चलो जैसे आईफोन। ठीक है, ये यूनिक वर्ड था आईफोन। यहां पर एक रिव्यू है, उस रिव्यू में आईफोन यूज हुआ है। ठीक है, और यहां पर वो आईफोन यूज हुआ है। ये एक रिव्यू है, किसी भी एलिमेंट का रिव्यू है, तो उसमें आईफोन वर्ड, यूनिक वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा मान लो कि यहां पर भी कुछ और वर्ड्स यूज होंगे, बट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बाकी सब जीरो है। तो अगर मुझे इसे सेव करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि मुझे तुम ये रिव्यू नंबर दे दो। ऊपर से अगर मैं लिस्ट आ रही है तो मान लो कि मेरे पास लिस्ट आई है कि ये आपका जितने भी रिव्यूज की लिस्ट में उसमें 30th नंबर है, मतलब रो नंबर 30 है, और आईफोन की वैल्यू क्या है? आईफोन मान लो कि आपका कॉलम नंबर 70 है, मतलब आपका यहाँ 0, 1 एंड सो ऑन 70, और ऐसे यहाँ पर 0, 1 एंड सो ऑन 30, और इसके आगे और चलेगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं ये पूरी रो सेव करने में जहां पर जीरो भी है, मैं खाली ये सेव करूं क्या कि रो नंबर 30, वर्ड नंबर 70, इसका काउंट है 1। ठीक है, मान लो यहां पर एक आगे वर्ड है, इसका कॉलम नंबर 86 है और वहां पर काउंट है 2। रो नंबर 30, कॉलम नंबर 86,
इसका काउंट है 2। तो अब मुझे ये सारे जीरो सेव करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे वही सेव करने की जरूरत है जहां जहां पर मेरे पास नॉन जीरो वैल्यूज प्रेजेंट है। तो ये जो नोटेशन है जो मैंने प्रिंट किया था यहां पर, ये नोटेशन यही बता रही है। क्या बता रही है? रो नंबर 0, रो हमारी क्या है यहां पर रिव्यूज थे, हमारे पास क्या है, मेरे पास लाइंस है, 4 लाइंस हैं। तो रो नंबर 0 में यूनिक वर्ड नंबर 31 है, उसका काउंट है 1। रो नंबर 0 में यूनिक वर्ड नंबर 10 है, उसका काउंट है 1। रो नंबर 0 में यूनिक नंबर 25 है, उसका काउंट है 1। मतलब कि ये सारे वर्ड एक एक बार हुए हैं। और अगर मैं आकर अपनी लाइन देखूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है। दी असाइनमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट हाउ मेनी यू कैन डू फ्रॉम दिस। एक भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है। तो सर हर एक का 1 रहेगा ना, मतलब तो हर एक का 1 रहेगा। हाँ लेकिन तो जीरो तो कैसे, जीरो तो नहीं रहेगा? नहीं, जीरो किसका रहेगा? टोटल यूनिक वर्ड्स कितने हैं? 37 यूनिक वर्ड्स हैं। यहां पर कितने हैं? 3 3 6 3 9 3 12 1 13। 37 में 13 नॉन जीरो हैं। ठीक है, और बाकी कितने बचे? 24, ये तो जीरो हैं। टोटल यूनिक वर्ड 37 है। ठीक है, इस लाइन में मेरे पास 13 नॉन जीरो है, और किस्मत की बात है कि सारे के सारे नॉन रिपीटेटिव है। ठीक है, तो मैं जीरो वाले एलिमेंट्स को सेव ही नहीं कर रहा हूं, मैं खाली उनको सेव कर रहा हूं जहां पर नॉन जीरो वैल्यू है। तो मेरे पास जो 160 जीबी था डेटा आ रहा था, अगर मैं जीरो को भी सेव करता मैट्रिक्स फॉर्मेट में, तो मैंने अभी 99% मान लो मेरी स्पार्सिटी है, मतलब कि 99% ऑफ द वैल्यू जीरो है। तो मुझे अब खाली इसका 1% ही तो चाहिए। 1% कितना हो गया? 0.01 इंटू 160 जीबी। तो ये कितना हो गया मेरा? 1.6 जीबी हो गया। ये तो मेरी रैम में बहुत आराम से आ सकता है ना, जो मेरा 160 जीबी वाला नहीं आ सकता था। तो स्पार्स मैट्रिक्स जो हम लोग बार बार कहते हो ना कि स्पार्स मैट्रिक्स है, तो स्पार्स मैट्रिक्स कुछ अलग नहीं है, उसको सेव करने का तरीका अलग है। क्या तरीका है? कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं खाली उनको सेव करो। ये क्या है? ये रो नंबर है, कॉलम नंबर है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो मैंने नीचे ही जस्ट एक फॉर एग्जांपल दिया है। ये क्या कह रहा था कि पहली लाइन में 31 जो भी, मतलब कि जो भी इसने लिस्ट बनाई होगी अपनी यूनिक वर्ड्स की, ठीक है, जिसकी जो कि 37 लेंथ की होगी, उसमें जो 31st वर्ड है वो एक बार आया है। तो मैंने प्रिंट किया। यूनिक वर्ड्स की लिस्ट मुझे कैसे मिलेगी? गेट फीचर नेम से मिलेगी। अभी हम लोगों ने देखा, मैंने 31st वर्ड प्रिंट किया। 31st वर्ड क्या है? द। और अगर मैं जाकर अपनी लाइन देखूंगा, 31st वर्ड क्या है? द। द आ गया। ठीक है, इसको मैं और दिखाता हूं कि इसके बाद थर्ड वर्ड है ये। तो मैं इसी के बाद ये सारे कोड में चला लेता हूं। ठीक है, द के बाद मैं अपना यूनिक वर्ड नंबर 3 कौन सा है मुझे नहीं पता है कौन सा है, लेकिन मैं प्रिंट करता हूं। काउंट वेक्ट डॉट यूनिक वर्ड नंबर असाइनमेंट। लाइन मेरी क्या थी? द असाइनमेंट। ठीक है, और तीसरा भी चलो एक बार दिखा देता हूं। 10th यूनिक वर्ड नंबर 10 क्या है? यूनिक वर्ड नंबर 10 क्या है? कंसिस्ट्स होना चाहिए, कंसिस्ट्स। ये आ गया। तो ये काम कर रहा है, स्पार्स मैट्रिक्स को सेव कर रहा है। ठीक है, और उसने हमारा पूरा का पूरा बना दिया है, उसने हमारा एक वेक्टर बना दिया है। वो मेरे पास क्या है? काउंट्स है ना। तो ये देखो, ये पूरा 4/37 स्पार्स मैट्रिक्स ऑफ टाइप नंपाई, तो और काउंट्स 0, ये लाइन है। तो ये मेरा क्या? ये मेरा बैग ऑफ वर्ड्स ही तो है।
कौन सा यूनिक वर्ड है, कितनी बार काउंट हुआ है, कौन सा यूनिक वर्ड है, कितनी बार काउंट हुआ है, कौन सा यूनिक वर्ड है, कितनी बार काउंट हुआ है उसका। ये समझ में आ गया कि कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर, ये तो ठीक है। ठीक है, बस ये आ गया तो फिर बाकी सब बहुत आराम से आ जाएंगे। पार्थ आपको? यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने यूनिग्राम देख लिया। यूनिग्राम क्या था? एक वर्ड यूनिक। बाईग्राम की हमने बात क्या करी थी, हम लोग पेयर्स लेते हैं, ठीक है, तो पेयर्स लेते हैं। बट उसके पहले हम लोग एक बार काउंट वेक्टराइजर का कोड देख लेते हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन। असल में मुझे पहले ही करना चाहिए था, लेकिन स्पार्स मैट्रिक्स में बह गया। और क्या नेट नहीं चल रहा क्या? ठीक है, तो ये है मेरी क्लास, सॉरी, sklearn, फीचर एक्सट्रैक्शन, टेक्स्ट, काउंट वेक्टराइजर, और ये इसके खूब सारे आर्गुमेंट्स हैं, बट हमें ज़्यादा आर्गुमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर इनपुट में फाइल नेम भी दे सकते हैं। आपकी मान लीजिए फाइल बड़ी है, उसको रीड नहीं करना चाहते तो सीधे आप फाइल पास कर दो, ठीक है। आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, फाइल का पॉइंटर भी दे सकते हो, कंटेंट भी दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट इक्वल टू कंटेंट, ठीक है। इफ फाइल नेम देन द सीक्वेंस पास एज आर्गुमेंट ऑफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ लिस्ट ऑफ फाइल नेम्स। तो आप लिस्ट ऑफ फाइल नेम्स दे सकते हो, मतलब जैसे एक फोल्डर में आपके सारे रिव्यूज पड़े हुए हैं, आप उसे उठा सकते हो। एनकोडिंग है कि आपकी जो डेटा, जो फाइल आप रीड कर रहे हो वो किस एनकोडिंग में है। बाय डिफॉल्ट UTF-8 रहती है, जनरली दिक्कत नहीं आती है, लेकिन दिक्कत आ सकती है, तो वो जब दिक्कत आएगी हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। स्ट्रिप एक्सेंट्स है कि एसेंट्स होते हैं कि वो आपके जैसे जो कौन सी कंट्रीज बोलते हैं उनको, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब की कंट्रीज को, तो वहाँ पर जैसे ए लिखा है तो कुछ ए के ऊपर कुछ टिक लगा होता है, ठीक है, तो ये उन सबको हटा देता है। आप चाहो तो हटा सकते हो। यहाँ पर आप लोअर केस इक्वल टू बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है कि सारे वर्ड्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो बिफोर यूनिक वर्ड्स निकालने के पहले। तभी देखो आप कि जब हम लोग यहाँ पर ये कर रहे थे, जब पहला वर्ड निकाला था तो हमारी लाइन में ये अपर केस था, लेकिन यहाँ पर ये लोअर केस दिखा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप उसको लोअर केस में कर देता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू आपकी ट्रू है, ठीक है। प्री प्रोसेसर है कि आप थोड़े से उसमें और चेंजेस कर सकते हो, ये सब हम अपने हिसाब से बाद में चेंज कर सकते हैं। स्टॉप वर्ड्स भी है कि आप इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स दे सकते हो तो उनको वो हटा देगा, उनको एक कंसिडर ही नहीं करेगा, बट बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नन है, ठीक है। आपको खाली लिखना होता है स्टॉप वर्ड्स इक्वल टू इंग्लिश, ठीक है। टोकन पैटर्न ये सब हटा दो। एन ग्राम रेंज ये है सबसे मेन चीज। एन ग्राम रेंज क्या है कि ये यहां पर आप अपने बाईग्राम, ट्राईग्राम, एन ग्राम ये सब कर सकते हो। ये बेसिकली लेता है आपका कि मिनिमम कितने ग्राम चाहिए आपको और मैक्सिमम कितने ग्राम चाहिए। ग्राम यहां पर दुकान वाला ग्राम नहीं है, अपना बाईग्राम ट्राईग्राम वाला है कि आप कितने वर्ड्स के पेयर लेना चाहते हो, ठीक है। तो मिनिमम जैसे यहां पर उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि 1,1 का मतलब है कि सिर्फ यूनिग्राम्स जो हम लोगों ने, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तभी हम लोगों ने जब ऊपर काउंट वेक्टराइजर बनाया था तो हमने उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं करी थी। 1,2 मीन्स यूनिग्राम्स एंड बाईग्राम्स, एंड 2,2 मीन्स ओनली बाईग्राम्स, ठीक है। तो यहां पर हम दे सकते हैं, अगर आपको यूनिग्राम चाहिए तो कुछ मत दो, बाईग्राम चाहिए तो 2,2 दो, यूनिग्राम एंड बाईग्राम चाहिए तो 1,2 दो कि भाई 1 से शुरू करो, मिनिमम मैक्सिमम यहां तक आ सकता है आपका, ठीक है। ट्राईग्राम चाहिए तो वो कर लो, ठीक है। फिर है मेन, और क्या होगा, डॉक्यूमेंट फिक्सेशन, ये मैक्स TF और मिन TF हम लोग TF IDF में देखेंगे, ठीक है। वोकेबलरी, बाइनरी, हाँ ये यहाँ पर बाइनरी है कि हम लोगों ने देखो 2 बैग ऑफ वर्ड्स पढ़े थे, एक सिंपल बैग ऑफ वर्ड्स पढ़ा था जिसमें हमारा काउंट आता है, और एक हमारा बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स था जिसमें हमारा अगर वर्ड एग्जिस्ट करता है तो 1 रहेगा, और अगर वर्ड उस लाइन में एग्जिस्ट नहीं करता है तो 0 रहेगा। तो अगर आपको ये बाइनरी वाला चाहिए होता है तो आप खाली बाइनरी
देना पड़ता है यहाँ पर कि जो भी आप काउंट वेक्टराइजर बनाओगे तो काउंट वेक्टराइजर बाइनरी इक्वल्स टू ट्रू, तो ये बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स बनाएगा। ठीक है, डेटा टाइप की कैसे डेटा टाइप रखेगा, तो बाय डिफॉल्ट np int 64 लेता है, बट आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे और छोटा कर सकते हो आपकी अपनी मेमोरी कम करने के लिए, क्योंकि int 64 का मतलब हो गया आपका 8 बाइट्स। ठीक है, आप लोग int 32 या int 8 भी ले सकते हो, अगर आपको पता है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा बार अकर नहीं हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, तो आप int 8 ले लो। ये सब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे कि जब कैसे कि अपने कोड को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कि कैसे हमें डेटा सेट लेना है। तो ये था आपका काउंट वेक्टराइजर। हम लोगों ने इसमें बाय डिफॉल्ट ही सब कुछ यूज़ किया है अभी तक, अभी हम लोग चेंज करेंगे n ग्राम और i ग्राम वाला। तो यहाँ पर आगे हम लोग बाईग्राम्स, बाईग्राम्स में आप देखोगे कि बाईग्राम्स में आप देखोगे हम लोगों ने काउंट वेक्टराइजर में सिर्फ n ग्राम रेंज 2,2 दिया है। ठीक है, वापस फिट ट्रांसफॉर्म अपना डेटा दे दिया जो कि मेरी 4 लाइनें हैं, और फिर मैंने उसका शेप प्रिंट किया। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, जो हम लोगों ने यूनिग्राम बनाया था तो उसमें हमारा शेप आया था 4/37। ठीक है, बाईग्राम में हमारा शेप आया है 4/41। तो मैंने कहा था आप लोगों से कल या परसों, हाँ कल ही कहा होगा कि बाईग्राम्स में हमारे नंबर ऑफ जो यूनिक वर्ड्स हैं वो बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने गेट फीचर नेम्स करके चलो इसके प्रिंट किया कि इसने यूनिक वर्ड्स क्या निकाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें देखो कपल निकाले हैं, एंड ब्रेथ, असेस्ड ऑन, असाइनमेंट कंसिस्ट, ब्रेथ ऑफ, कैन डू, इज टू, इफ यू, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये सब आपकी लाइन से आ रहे हैं। असेसमेंट कंसिस्ट, इफ यू, इज टू, द लेंथ, लेंथ एंड, इस तरह से उसने बाईग्राम का काउंट बना दिया है। ठीक है, फिर से मैंने इसको प्रिंट किया पहली रो को, तो फिर से इसने मुझे सेम फॉर्मेट में दिया जैसे इसने यूनिग्राम में दिया था। तो ये क्या बता रहा है कि ये भी स्पार्स मैट्रिक्स है और उसकी ये रिप्रेजेंटेशन है। लास्ट में मैंने वापस उसका, क्योंकि यहां पर मैंने देखा 30 और 2 है। ठीक है, तो मैंने उसको प्रिंट किया कि 30th नंबर का यूनिक वर्ड क्या था, सेकेंड नंबर क्या था द असाइनमेंट, असाइनमेंट कंसिस्ट्स। तो ये देखो ये वर्ड आपका 2 बार आया है, जबकि ये था कैसे कि द असाइनमेंट कंसिस्ट्स। नॉर्मल लाइन ये थी, इसने क्या किया, इसने पहले इसका एक बाईग्राम बनाया, फिर इसने इसका एक बाईग्राम बनाया, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं तीसरा वाला प्रिंट करूंगा यहां पर तो कंसिस्ट के बाद जो भी आएगा वो आएगा, और इसको मैं प्रिंट करके देख लेता हूं। सॉरी, ये क्या है, 9 है, 9। अच्छा, मैंने रन ही नहीं किया अभी तक, चलेगा कैसे? दो कॉमा नहीं चलेगा। ये देखो द असाइनमेंट कंसिस्ट ऑफ, तो बाईग्राम क्या कर रहा है आपका, दो ग्रुप्स ऑफ 2 को एक साथ ले रहा है, एक यूनिक वर्ड कंसिडर कर रहा है। ठीक है, ये था बाईग्राम। तीसरा है टीएफ आईडीएफ है। तो ये हम चलो देख ही लेते हैं। टीएफ आईडीएफ हमारा क्या करता था, याद करो, 2 चीजें निकालता था। टीएफ आईडीएफ हमारा क्या निकालता था, हमारी टर्म फ्रीक्वेंसी निकालता था कि वो जो चीज़ है वो आपके रिव्यू में कितनी ज़्यादा बार आई है, और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालता था कि पूरे सारे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कितनी कम बार आई है। ठीक है, और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन था। तो ये कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर है क्या, टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर। वेक्टराइजर का है क्योंकि ये टेक्स्ट को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रहा है, एक न्यूमेरिकल वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, और टीएफ आईडीएफ की ये टीएफ टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वाली टेक्निक यूज कर रहा है। तो यहाँ पर टीएफ आईडीएफ वेक्टर का मैंने उसका बना लिया नॉर्मल, इसको भी फिट किया, और इसके भी मैंने यूनिक वर्ड्स निकाले। देखो इसने भी यूनिक वर्ड्स निकाले, इसने यूनिक वर्ड्स निकाले, ऑल, एंड, असेस्ड, असाइनमेंट, अटेम्प्ट, सेम वर्ड्स हैं, लेकिन
यहाँ पर वो काउंट नहीं कर रहा है। मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया, आया ये भी 4/37। 4/37 कैसे आया? 4 लाइन्स और 37 यूनिक वर्ड्स। ठीक है, बैग ऑफ वर्ड्स मेरा काउंट करता था, TF-IDF मेरा टर्म फ्रीक्वेंसी निकालता था, उसको मल्टीप्लाई करता था इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी से, और ये वैल्यू लॉग में रहती थी। IDF जो है उसका फॉर्मूला क्या था? लॉग ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स द वर्ड हैज अकर्ड। ठीक है, तो इसने ये इसको प्रिंट किया। तो यहां पर ये मेरे पास फ्लोटिंग वैल्यूज आ गई इंस्टेड ऑफ इंटीजर वैल्यूज जो मेरे पास बैग ऑफ वर्ड से आती थी, या फिर बाईग्राम ट्राईग्राम। अब इसमें भी हम बाईग्राम ट्राईग्राम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग खाली TF-IDF का नॉर्मल देख रहे हैं कैसे काम करता है। कोड सबका सेम है। कोड क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट बनाओ, फिट करो, ट्रांसफॉर्म करो, और उसके बाद ये आपकी पूरी लाइन अगर मैं देखना चाहूं तो ये क्या हुआ है? ये जो मेरी पूरी पहली लाइन थी टेक्स्ट वाली कि दिस असाइनमेंट कंसिस्ट ऑफ दिस मेनी क्वेश्चंस फलाना ढिमकाना, तो ये सारे के सारे मेरे अब नंबर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। मेरी पहली लाइन नंबर्स में कन्वर्ट हो गई है। अब मैं क्या करूंगा? इन नंबर्स को पास कर दूंगा किसी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पास करने के बाद मैं उसको बता दूंगा कि ये पॉजिटिव क्लास है, ये अच्छा रिव्यू है, या ये बैड रिव्यू है, और वो उसके हिसाब से ट्रेन करना सीख जाएगा कि अगर इस तरह के नंबर्स हैं तो ये गुड रिव्यू है, अगर इस तरह के नंबर्स नहीं है तो ये बैड रिव्यूज है। ठीक है, इसके बाद चलो वर्ड टू वेक बचा है। वर्ड टू वेक की एक बार हम लोग प्रोसेसिंग देख लेते हैं, और उसके बाद टेक्स्ट को कैसे और ओके ठीक है। तो अब वर्ड टू वेक देखते हैं हम लोगों ने। बैग ऑफ वर्ड्स, बाईग्राम, ट्राईग्राम, TF-IDF देख लिया है, अब वर्ड टू वेक देखते हैं। ठीक है, तो ये कोड है, तो थोड़ा सा मैंने इस जगह से उठाया है, तो किसी ने यहाँ से उठाया था, मैंने उसका किसी का उठाया, तो अच्छा ब्लॉग है, देख सकते हो आप। लेकिन वर्ड टू वेक के लिए हमारी सिंपल जो हमारी था कि एक लिस्ट ऑफ लाइंस था, या जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स था वो हम उठा ले, वो हम नहीं उठा सकते। इसमें आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स चाहिए होता है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने यहां पर वही किया है। मैंने जो मेरे डेटा में 4 लाइनें थी, वो चारों लाइनों को उठा के मैंने पहले उसको स्प्लिट किया तो क्या हो गया कि दिस असाइनमेंट कंसिस्ट, मान लो ये लाइन थी मेरे पास, ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और इसको ऐसे एक लिस्ट में डाल देगा। ठीक है, तो ये स्प्लिट करेगा और उसको फिर मैंने लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस जो कि मेरी एम्प्टी लिस्ट थी उसमें ऐड कर दिया। तो अब मेरा क्या कर रहा है, अब मेरे पास मेरी सिंपल लाइनें नहीं है, अब मेरे पास हर लाइन के लिए एक लिस्ट है कि दिस असाइनमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट्स हाउ मेनी दिस दीज। यहां पर खत्म हुआ, ये पहली लाइन मेरी खत्म हुई है, और सारे जो मेरे वर्ड्स थे वो सारे के सारे एक एक सेपरेट वर्ड हो गया है, एक एक सेपरेट स्ट्रिंग हो गई है। तो वर्ड टू वेक को क्या चाहिए होता है? वर्ड टू वेक को चाहिए होता है लिस्ट ऑफ सेपरेट स्ट्रिंग्स। इसलिए मुझे यह काम यहां पर ये डिवाइड करना पड़ा। तो जब मेरे पास ये आ गया है, फिर मैं वर्ड टू वेक यूज कर सकता हूं। अच्छा, वर्ड टू वेक में ध्यान रखो 2-3 चीजें हैं। सिंपल, पहले हम लोग सिंपल वाली चीज देखेंगे, फिर हम लोग दूसरी टफ वाली चीज देखेंगे। ठीक है, तो वर्ड टू वेक आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है पाइथन में, एसक्यूएल में भी डायरेक्टली नहीं है, ये आपका जेनसिम से आपका उठाना पड़ेगा। जेनसिम एक लाइब्रेरी है, काफी बढ़िया लाइब्रेरी है टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो जेनसिम, इसका डॉक्यूमेंटेशन कहीं से किया नहीं। टॉपिक मॉडलिंग फॉर the super fast train large scale semantic NLP models, represent text as semantic vectors, find semantically related documents। ठीक है, सुपर फास्ट डेटा स्ट्रीमिंग भी सपोर्ट करती है, बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। ठीक है, 1 मिलियन डाउनलोड्स पर वीक है, तो काफी अच्छी लाइब्रेरी है। एसक्यूएल देखो मशीन लर्निंग कर सकती है, सारे काम नहीं कर सकती। अच्छा, ये भी बनी हुई है पाइथन, नमपाई और स्मार्ट ओपन, पता नहीं क्या है, ओपनिंग फाइल्स और रिमोट स्टोरेजेस और कंप्रेस्ड फाइल्स हो गए। तो इन सब चीजों बनी हुई है, तो काफी अच्छी लाइब्रेरी है। तो वर्ड टू वेक हम लोग यहीं से यूज करेंगे।
तो आपको इंपोर्ट कैसे करना है, फ्रॉम जनसिम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट वर्ड2वेक। और वर्ड2वेक को लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम लोग इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन बाद में करेंगे। हम लोग अपना भी कोड लिख सकते हैं जिससे वर्ड2वेक बनने लगे। ठीक है, तो ये है इसका वर्ड2वेक। ओके, ये बेसिकली बहुत सारी चीजें लेता है, बट शुरुआत में ये हो गया मेरा लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं। पहली चीज है मिन काउंट, कुछ आर्गुमेंट्स हैं। तो यहां पर मैंने 1 सेट कर रखा है, उसका एक रीजन है। साइज है 50 और वर्कर्स इक्वल टू 4। ठीक है, तो पहले हम साइज इक्वल टू 50 कर लेते हैं। याद करिए कि जब हम लोग कल वर्ड2वेक पढ़ रहे थे, आई होप कि मेरे पास कहीं पर होगा, तो मैं बोल रहा था कि वर्ड2वेक में आपका जो साइज है कि आपका एरे कितना बड़ा होगा, वो हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। हम 3 का भी बना सकते हैं, 50 का भी बना सकते हैं, हम 100 का भी बना सकते हैं। वर्ड2वेक क्या करता है, वर्ड2वेक मेरा एक वर्ड को लेकर मैं उसे कोई वर्ड दूंगा, जैसे मैंने उसको दे दिया टेस्टी, सॉरी, जैसे मैंने उसको दे दिया टेस्टी, तो टेस्टी दे दिया, तो टेस्टी को ये 300 की वर्ड एम्बेडिंग्स, हम लोगों ने कल वर्ड सुना था, वर्ड एम्बेडिंग्स में मतलब कि 300 एलिमेंट का एक एरे दे देगा। अच्छा, इसकी डिफरेंट पार्ट क्या होगी कि ये जो एरे होगा ये डेंस होगा। डेंस का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन जीरो इंस्टेड ऑफ स्पार्स। स्पार्स में जहां पर हमारे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जीरो होते थे, और ये जो नंबर होते थे ये हमारे जो सेम नंबर्स होंगे वो पास होंगे, और जो मतलब कि जो सेम वर्ड्स होंगे उनका जो नंबर्स होंगे कन्वर्ट होकर आएंगे तो वो पास रहेंगे, और जो डिफरेंट मीनिंग वाले डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वाले वर्ड्स होंगे, जैसे इकोनॉमिक पैकेज और टैबलेट, तो ये दोनों दूर रहेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे टेस्टी और डिलीशियस हमारे हैं वो पास रहेंगे। तो ये हमारा वर्ड2वेक का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर जो मेरा है 50 है, जो साइज है 50, साइज 50 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम मुझे जो मेरा एरे दोगे, जो मेरी एम्बेडिंग दोगे, जो मुझे एक एरे को कन्वर्ट करना है, इसकी लेंथ होगी 50, इसकी लेंथ 300 नहीं होगी। ठीक है, तो हम साइज से बता रहे हैं कि जो मेरा एरे होगा उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, मिनिमम काउंट है 1। ये क्या है, असल में क्या है कि देखो मैंने आपके लिए टॉय एग्जांपल बनाया है, कल ही रात में बैठ के मैंने बैठा हूं, तो मिनिमम काउंट, तो इसमें मेरे खाली 4 लाइनें थी। ठीक है, और किस्मत की बात यह है कि चारों लाइनों में सारे के सारे वर्ड्स हैं वो यूनिक है। तो यहां पर मिनिमम काउंट क्या करता है, वो चेक करता है कि जो वर्ड इस मिनिमम काउंट से लेस नंबर टाइम्स आया होगा उस वर्ड को ये अपनी वोकैबुलरी में कन्वर्ट नहीं करता, उस वर्ड को वो इग्नोर कर देगा। हमारी किस्मत ऐसी थी कि जो हमारे पास लाइनें थी उसमें सारे के सारे यूनिक वर्ड्स थे, तो मुझे यहां पर 1 करना पड़ा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 5 रहती है कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कोई वर्ड उस सारे डॉक्यूमेंट्स में 5 बार से कम आया है तो वो इग्नोर कर देता है। उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, उसको हम घटा भी सकते हैं, तो भाई मैंने घटा दिया। मैंने कहा कि नहीं, अगर एक बार भी आया तो उसको कन्वर्ट करो। ठीक है, वर्कर्स इक्वल टू 4, ये आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए है। ये क्या कर रहा है, ये आपने जो वर्ड दिए हैं, ये जो मैंने 4 लाइनें दी हैं, इन 4 लाइनों में से ये हर वर्ड को ये कन्वर्ट करेगा 50 के उसमें। जो भी इसकी प्रोसेस है उस प्रोसेस में कंप्यूटिंग लगेगी, तो उस कंप्यूटिंग के लिए ये पैरेलल कंप्यूटिंग यूज कर रहा है। मतलब कि पैरेलल, आपके पास i3 है, i5 है, तो उसमें 2 कोर या 4 कोर होंगे, तो मैंने कहा कि भाई कि तुम 4 वर्कर्स के साथ काम करो, तो ये फास्ट थोड़ा रन होगा। तो इस तरह मैंने अपने जो 4 लाइनें थी, जो मेरी 4 लाइनें थी, उसको मैंने वर्ड2वेक मॉडल में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब यहां पर तो सही से रिजल्ट आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास जो 4 लाइनें थी डेटा ही नहीं ज्यादा है, उसे क्या समझ में आएगा कि कौन सा पास है कौन सा दूर है। बट कुछ तरीके हैं कि आप क्या काम कर सकते हो वर्ड2वेक से। मैंने कहा कि वर्ड2वेक में जो पास वाले होंगे, जैसे टेस्टी और डिलीशियस, इनकी मीनिंग सेम है, तो इनके वेक्टर्स सेम आएंगे। तो अगर मुझे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने जो भी अपना वेरिएबल बनाया वर्ड मॉडल डॉट मोस्ट सिमिलर मेथड, ये एक फंक्शन है मोस्ट सिमिलर, इसमें मैं अपना वर्ड दे दूंगा। तो यहां पर मैंने दिया लेंथ, तो मैं इसे क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि
लेंथ वर्ड के जो सबसे सिमिलर वर्ड्स हैं वो निकाल के दिखाओ। तो इसने मुझे निकाल के दिखाए, कंसिस्ट, पार्ट्स, फ्रॉम, सेट, डू। ठीक है, डू। तो ये इसने सिमिलर वर्ड्स अपने हिसाब से लेकर आया है। ठीक है, अपने हिसाब से लेकर आया है, लेकिन ये तो खराब है। लेंथ का कंसिस्ट से क्या मतलब है, लेंथ का पार्ट से क्या मतलब है, लेंथ का फ्रॉम से क्या मतलब है। तो ये खराब इसलिए है क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है। 4 लाइनों में वो क्या रिलेशनशिप ढूंढ लेगा। आप ये मान लो कि आपको चाइनीज की 4 लाइनें दे दी जाए और बोले कि बताओ इसमें से कौन से सिमिलर वर्ड्स है, तो आप नहीं कर पाओगे ना। हाँ, अगर आपको चाइनीज की पूरी महाभारत दे दी जाए तो हो सकता है कि आप ढूंढने लग जाओ उसे पूरा पढ़ने के बाद। तो ये मैं खाली तरीका दिखाना चाहता था कि अगर आपको सिमिलर वर्ड्स चाहिए वर्ड टू वेक के, तो आप इस फंक्शन की हेल्प से निकाल सकते हो। फिर आपकी वोकैबुलरी क्या है। वोकैबुलरी क्या होती है, हम लोगों ने बात किया था, जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं वो मेरी वोकैबुलरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसने मैंने इसकी वोकैबुलरी प्रिंट करी है। तो इसमें देखो, द, असाइनमेंट, 3 कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें देखो, इसमें इसने छोटा नहीं किया, इसमें इसने इसको लोअर केस में नहीं किया, जो कि काउंट फैक्टराइजर और टीएफ फैक्टराइजर में कर रहा था। तो वर्ड टू वेक में अगर आप खुद से नहीं दोगे, अगर आप खुद से प्री प्रोसेसिंग करके नहीं दोगे, तो इसके लिए टीएचई अलग है और टीएचई अलग है। वो मतलब ढूंढ लेगा, हालांकि जब आप उसे ट्रेन कराओगे तो कह देगा कि हाँ ये दोनों बहुत सिमिलर है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। दोनों बहुत सिमिलर तो हैं लेकिन दोनों अलग हैं। तो वर्ड टू वेक में हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि हम क्या पास कर रहे हैं। बी केयरफुल ऑफ डेटा दैट इज बीइंग पास्ड। जो कि हम लोगों ने यहां देखो, यहां पर हम लोगों ने 3 भी दिया था कि दिस असाइनमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस, तो ये भी चला गया, न्यूमेरिक चला गया। ठीक है, तो हमें ये सब चीजें हटानी पड़ेंगी वर्ड टू वेक में। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपनी ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये हम लोग अपनी ट्रेनिंग करा रहे हैं। हमारे पास जो लाइनें थी हम उसको वर्ड टू वेक में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसको ऐसे वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं जिनकी सिमेंटिक मीनिंग आसपास हो, जो मतलब कि जो सेम वर्ड्स को अपने आप क्लोज ले आए। बस हमारे पास डेटा नहीं था इसलिए काम नहीं कर रहा है। अमेजन वाला डेटा होगा तो काम करेगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा। अमेजन वाला डेटा होगा तो काम करेगा, इसमें नहीं काम कर रहा है, लाइनें छोटी। अच्छा, ये फिर मैंने उसको जो द वर्ड है मैंने ये प्रिंट किया है कि उसको वो प्रिंट करे, कि उसने जो वेक्टर रिटर्न किया है, जो उसने न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया है, तो कैसे कन्वर्ट किया है। तो इसमें ये द है और इसका साइज देखोगे आप, तो शेप देखोगे तो इसमें 50 एलिमेंट्स हैं। ये 50 एलिमेंट्स कहां से आए हैं, जब मैं वर्ड टू वेक बना रहा था और मैंने यहां पर साइज इक्वल टू 50 दिया था। अगर मैं यहां पर 100 देता तो जब मैं नीचे उसको प्रिंट कर रहा हूं उसको वेक्टर में, तो वो मुझे वो दे देता। तो ये देखो, ये तरीका है किसी भी वर्ड को आपके न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने का। किसी भी वर्ड का मतलब जो आपके डेटा में है, जो आपके डेटा में नहीं है उसको ये नहीं कन्वर्ट करेगा। जैसे अगर रन करता हूं, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूं, दा की जगह मैं दे देता हूं आशुतोष। तो आशुतोष कहीं पर उसमें नहीं था, तो ये एरर थ्रो कर देगा कि होता आपकी वोकैबुलरी में ही नहीं है। की एरर वर्ड आशुतोष नॉट इन वोकैबुलरी। तो जो आपकी लाइनों में है, जो आपके डेटा में है, खाली ये उन्हीं को कन्वर्ट कर पाएगा, कहीं बाहर के वर्ड को नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। तो ये था वर्ड टू वेक का काम करने का तरीका। और फाइनली हम आते हैं प्री प्रोसेसिंग पर। प्री प्रोसेसिंग क्या है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग टेक्स्ट को कुछ भी करने से पहले, मतलब कि इस तरह के जो बैग ऑफ वर्ड्स हो गया, टीएफ आईडीएफ हो गया, वर्ड टू वेक हो गया, इन सब में देने से पहले हम कुछ प्री प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। तो
HTML टैग्स को रिमूव करो, पंक्चुएशंस को रिमूव करो, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड हो उसमें नंबर ना लिखे हों, जैसे सैमसंग M31 हो गया फोन, तो सैमसंग का मतलब है फोन का मतलब है, M31 का क्या मतलब है, ठीक है। तो या फिर आपने अपना यूजर नेम दे दिया, जैसे मेरा यूजर नेम है टॉम काका और यहाँ पर 0 है, तो ये कोई वर्ड मेक सेंस नहीं करता, ठीक है। चेक टू सी इफ द वर्ड ऑफ लेंथ ऑफ द वर्ड इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, कि 2 से सारे वर्ड्स हो 2 से बड़े हों, ठीक है। कन्वर्ट टू वर्ड टू लोअर केस, रिमूव स्टॉप वर्ड्स, और फाइनली स्नोबॉल स्टेमिंग, क्योंकि ये पोल्टर स्टेमिंग से बेटर स्टेमिंग का हमें आइडिया है। तो आज हम लोग ये सब मेन देखते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा दूसरा डेटा उठाया है। इसके लिए मैंने 4 लाइनें उठाई हैं आपके अमेजन के रिव्यूज के डेटा सेट से, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, कि वाई इज दिस डॉलर व्हेन द सेम प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर डॉलर दिस हेयर। तो पहली लाइन है, तो पहली लाइन में हमारे पास जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कि URL प्रेजेंट है। ये URL हमारे रिव्यूज में हेल्प नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें इन URL को हटाना है। अब यहां से होता है खेल शुरू, कि आप URLs को डायरेक्टली नहीं हटा सकते, मतलब कि आपको पैटर्न्स ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि URL का एक तरीका होता है, कैसे लिखा रहता है, HTTP, ठीक है, फिर S भी लगा हो सकता है, नहीं लगा हो सकता है, फिर :/, फिर आपका URL का एड्रेस, मतलब एक स्ट्रिंग टाइप की होती है। लेकिन शुरू किससे होगा, HTTP से ही शुरू होगा। तो हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, हम यहां पर करना चाहते हैं कि हम पैटर्न्स ढूंढना चाहते हैं, कि फाइंड ऑल पोजीशंस वेयर वर्ड स्टार्ट्स विथ HTTP। अच्छा, यहां पर मैं एक पैकेज यूज कर रहा हूं, री का मतलब क्या है, री का मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, कि ये कंप्यूटर साइंस में एक आप तरह से कह लो कि फील्ड है, कि जो पैटर्न्स को फाइंड करने में काम आती है। जहां पर भी हमें पैटर्न्स की जरूरत होगी वहां पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, लेकिन हर जगह यूज नहीं करेंगे। मोस्टली जहां पर पैटर्न्स का होगा, जहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन पहले से सजेस्टेड है कि आई वो यूज करने चाहिए, तो हम वहां यूज करेंगे, कुछ जगहों पर यूज नहीं करेंगे, अभी आगे दिखाऊंगा। तो खैर, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बता रहा है ये, कि इसका एक फंक्शन है सब का मतलब है सब्स्टिट्यूट, कि आप सब्स्टिट्यूट करो क्या, जहां पर भी HTTP और उसके बाद /s+। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है, हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स कह लो या फिर कह दो क्या आ गया यार, कि कुछ ऐसी मतलब कि लिखने का तरीका होता है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिफायर्स कहते हैं, शायद क्वालिफायर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ चीजों को। जैसे /s का मतलब है कि HTTP के आगे कुछ भी लिखा हो, एनी स्ट्रिंग, ठीक है। प्लस का भी मतलब होता है, प्लस का मतलब है कि एक या एक से ज्यादा स्ट्रिंग हो, एक या एक से ज्यादा। तो ये जो पूरी स्ट्रिंग है, यहां पर क्या लिखा है कि ये जो पूरी स्ट्रिंग है HTTP वाली, इसको रिप्लेस कर दो किससे, ब्लैंक से, ब्लैंक स्ट्रिंग से। इसको रिप्लेस कर दो ब्लैंक स्ट्रिंग से। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरा URLs जो भी लाइन रिप्रेजेंट है, URL को रिप्लेस कर दे रहा है इससे। तो ये मेरी पूरी चीज BR के अंदर जो लिखी है, यहां पर BR है, यहां पर BR है, तो ये सब गायब हो जाएगी। अब रेगुलर एक्सप्रेशन इजी चीज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी इजी चीज नहीं है। काफी मतलब कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने एक लिंक ऐड किया है, नहीं किया है तो मैं लिंक ऐड करके दे दूंगा, कि आपको कहां से रेगुलर एक्सप्रेशन करना है। वो ब्लॉग बहुत बड़ा है,
लेकिन आप उसे बैठकर एक दिन बैठोगे तो ऐसे एक वीकेंड आप बैठो तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा। मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले लिंक्डइन ने एक सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम दी थी और कहा था कि ये जो सॉल्व कर लेगा वो इस पे रिप्लाई कर दे, जो ईमेल एड्रेस उन्होंने रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ही दिया था। तो वो मैंने सॉल्व कर लिया था और मैंने भेज दिया था। तो लिंक्डइन से मुझे इंटरव्यू का ऑफर आया था और मैं बेवकूफ़ था, मैंने बैठा नहीं तो आज मैं माइक्रोसॉफ्ट में होता, क्योंकि बाद में लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। तो रेगुलर एक्सप्रेशन काम आते हैं, काफी काम आते हैं, ये आने चाहिए। आप सीएस के बंदे हो, आपको आने चाहिए, सीएस के बंदे हो तो ठीक है। और नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन से ये काम हो सकता है। जैसे मेरे को रटे नहीं रहते हैं, जैसे मुझे ईमेल को वैलिडेट करना है कि ईमेल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न कैसे लिखा जाएगा, तो मैं क्या सर्च करूंगा, रेजेक्स पैटर्न फॉर ईमेल, ठीक है। और ये आपके बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे, तो आपको पता है कि आपको क्या ढूंढना है, फिर आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो ये देखो ये क्या कह रहा है कि A to Z छोटे में बड़े में 0 to 9 अंडरस्कोर माइनस डॉट हो सकता है, फिर एक एट द रेट होना चाहिए और उसके बाद फिर कुछ होना चाहिए, फिर एक डॉट होना चाहिए और फिर कोई स्ट्रिंग होनी चाहिए। ये पैटर्न फाइंडिंग के तरीके हैं, पैटर्न मैचिंग के लिए तरीके हैं। आपको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। नहीं पता होगा तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, आप अपने आप सोचते रह जाओगे। इससे अच्छा है कि पता रहे कि हाँ रेजेक्ट हो सकता है, मैं नेट पे सर्च करूंगा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसका लिंक दे दूंगा कि आपको कहां से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग हर जगह क्या काम करेंगे, जहां जहां पैटर्न का काम होगा वहां वहां हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। पहला काम है इस यूआरएल को हटाना, उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन ये है। और ये देखो बीआर के अंदर ये मैंने लाइन ली थी, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया, फिर मैंने उसको प्रिंट किया, तो यहां मेरे बीआर के अंदर जो यूआरएल था वो पूरा यूआरएल चला गया, पूरा यूआरएल चला गया। तो ये हमारा एक काम हो गया कि हमें यूआरएल नहीं चाहिए अपने रिव्यूज में, हमें अपने रिव्यूज का टेक्स्ट चाहिए। फिर दूसरी चीज है कि रिमूव ऑल एचटीएमएल टैग्स। अब यहां पर कुछ एचटीएमएल टैग्स भी हैं, जैसे ये बीआर है, बीआर होता है बोल्ड, ठीक है। अब ये सब आपको कब पता चलेगा, जब धीरे धीरे आप काम करने लगोगे मशीन लर्निंग में, या आप डेटा सेट कहां से लेके आओगे। जैसे ये डेटा सेट अमेजन से आया है, अमेजन क्या है, वेबसाइट है, वेबसाइट पर लोग अपना बोल्ड करने के लिए कर सकते हैं। कल को आप विकिपीडिया से डेटा सेट लेकर आओगे तो विकिपीडिया पर भी एग्जिस्ट करते हैं। एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं, तो ये आप धीरे धीरे नॉलेज, जैसे यहां पर भी बीआर लगा हुआ है, बीआर होता है आपका लाइन ब्रेक। कंप्यूटर को, एक वेबसाइट को ये नहीं समझ में आता है कि आपने एंटर दबा दिया है, उसको समझ में आएगा बीआर। तो हमें ये जो एचटीएमएल टैग्स है ये शुरू होते हैं लेस देन ग्रेटर देन से, और मतलब कि इस तरह शुरू होते हैं और इस तरह जो भी टैग होता है उस पर ऐसे खत्म होते हैं, ठीक है। तो इनको हमें हटाना है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से रेगुलर एक्सप्रेशन लगाएंगे और यहीं पर आ जाता है सवाल कि नहीं, इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, नेवर पार्स यूज रेगुलर एक्सप्रेशन ऑन HTML। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। HTML डेटा के ऊपर कभी आप रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लगाओगे, उसके लिए हमारे पास बेटर लाइब्रेरीज हैं। उसी में से एक लाइब्रेरी है ब्यूटीफुल सूप, इसका नाम ब्यूटीफुल सूप है। बट ये क्या करती है, ये आपके HTML को रीड करके उसको आपको पाइथन के ऑब्जेक्ट्स में दे देती है, तो आप उससे टेक्स्ट निकाल सकते हो, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन से कभी भी पैटर्न मैच नहीं करना है, कभी भी कि हाँ ये टैग यहां पर है, रेगुलर एक्सप्रेशन से कभी मत करना, रोना आ जाएगा। HTML इतनी खराब चीज है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, मैं रो चुका हूं। सर ब्यूटीफुल सोप को हम वेब स्क्रैपिंग के लिए भी यूज करते हैं ना? हाँ, ब्यूटीफुल सूप बेसिकली होती है कि आपकी जो आपके पास HTML टेक्स्ट आया है, ठीक है, इसको आप अंडरस्टैंडेबल की पाइथन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आप ले सको, आपको इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, इसलिए यूज होगा।
वेब स्क्रैपिंग पूरी की पूरी HTML पे डिपेंड करती है, तो आप उससे मतलब कि आप HTML पेज डाउनलोड करते हो या फिर लोड करते हो और उसको आप ब्यूटीफुल सूप को फोड़ देते हो, फिर उससे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आपको अमेजन के पेज से रिव्यूज निकालने हैं तो आप क्या करोगे, आप अमेजन का वाला पेज डाउनलोड करोगे, फिर उसको ब्यूटीफुल सूप को दोगे और आप उससे रिव्यूज का डेटा निकाल दोगे। तो डेटा स्क्रैपिंग मतलब कि वेब स्क्रैपिंग के लिए कई लाइब्रेरीज हैं। मेन है मतलब कि HTML को समझने के लिए ये ब्यूटीफुल सूप ही है। ये HTML को समझने के लिए HTML आप कहीं से भी ला सकते हो, जैसे एक स्क्रैपी करके है, पाइथन का पैकेज है, तो ये बहुत फेमस है वेब स्क्रैपिंग के लिए। लेकिन सब इनबिल्ट बाद में आकर, जैसे ही आपके पास HTML डेटा आया, रेगुलर एक्सप्रेशन छोड़ देना, सिर्फ ब्यूटीफुल सूप यूज करना। ओके अच्छा, ये कैसे बनते हैं? हाँ, एक और डाउट है, लाइक हमने प्रिंट में हर जगह मल्टीप्लाइड बाय 50 किया हुआ है, तो वो शेप मेंटेन करने के लिए? नहीं, प्रिंट में मैंने हर जगह 50 बार मल्टीप्लाई किया है, ये लाइन प्रिंट करने के लिए। अच्छा, ओके। और कुछ नहीं। तो ये कैसे काम करते हैं? यहां पर आपको हमें क्या करना था, हमें ये BR वाली जो चीज थी इसको हटाना था, ठीक है। तो आप अपना ब्यूटीफुल सूप को ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसको आप अपनी लाइन देते हो, अपना डेटा देते हो या अपना टेक्स्ट देते हो, जो भी देते हो, ठीक है। उससे क्या आप फंक्शन यूज करते हो, गेट टेक्स्ट। तो ये जो गेट टेक्स्ट फंक्शन है, ये सारे HTML के टैग्स हटा देता है, कीप्स ओनली नॉर्मल टेक्स्ट, रिमूव्स ऑल HTML टैग्स। आप यहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते थे, और अगर आप शुरुआत में हो तो करोगे, लेकिन आज मैं एक एडवाइस दे दे रहा हूं, HTML के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन कभी मत यूज करना। और अगर पढ़ने का मन हो तो रेजेक्स विद HTML, एक गाना था जेजी का, I got 99 problems, then I used a regular expression, now I have 140 problems. ये देखो, मतलब ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था 11 साल 3 महीने पहले स्टैक ओवरफ्लो पर। इसने कहा कि मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन करना है, मुझे ये चीज तो मैच करनी है, बट ये चीज मैच नहीं करनी है। तो मैंने ये रेगुलर एक्सप्रेशन बताया, बताओ मैंने ठीक किया है कि नहीं किया है, ठीक है। फिर ये एक बंदे का आंसर था, you can't parse HTML with regex because HTML can't be parsed by regex. Regex is not a tool that can be used to correctly parse HTML. तो फन है, पढ़ सकते हो। तो कई लोगों ने एडिट भी किया, मतलब आखिरी तक आते आते बंदा पागल हो जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन HTML की बात करते करते। तो इसीलिए HTML के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन मत यूज करना, नहीं तो ये पागल हो जाएगा। इसका भी मैं लिंक ऐड कर देता हूँ। Sorry. Don't use regex with HTML. क्या है? तो ये हम लोगों ने, अब देखोगे यहां पर कहीं पर भी BR टैग आपको नहीं मिलेगा। सारे BR टैग, जितने भी HTML टैग्स थे लेस देन ग्रेटर देन वाले, वो सारे हट गए हैं। तो अगर आपको टैग्स हटाने हो तो क्या करोगे, इस तरह का कोड यूज करोगे। अच्छा, आखिरी में फिर है डीकॉन्ट्रैक्शन। डीकॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? डीकॉन्ट्रैक्शन होता है कि हम लोग जो लाइनें लिखते हैं अपनी, तो हम लोग बहुत ही उससे लिखते हैं, जैसे आई एम, तो एम की जगह क्या कर दिया हम लोगों ने, सिंपल एक वो कर दिया। कंप्यूटर को क्या पता है एम लिखा है कि एम लिखा है, ठीक है। इफ यू डोंट लाइक, तो ये डोंट क्या है, डू नॉट। इस तरह के, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें इन कॉन्ट्रैक्शन को भी चेंज करना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं कि डोंट और डू नॉट ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, नहीं ये सेम ही वर्ड्स हैं, हमें इनको रिप्लेस करना है। तो इसके लिए अगेन स्टैक ओवरफ्लो पर एक बंदे ने एक अपना फंक्शन, प्यारा सा फंक्शन बना के रख रखा है रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने उसी का यूज किया, लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि वोंट को चेंज करो विल नॉट से, कांट को चेंज करो कैन नॉट से।
फिर एन एपोस्ट्रॉफी टी को नॉट से, एपोस्ट्रॉफी आर ई को आर से, एपोस्ट्रॉफी एस को इस से, एपोस्ट्रॉफी डी को वुड से, एपोस्ट्रॉफी डबल एल को विल से, एपोस्ट्रॉफी डबल सिंगल टी को नॉट से, डैश वी को हैव से, स्लैश एम को हैव से। तो ये उसने बना रखा है तो भाई मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। काम क्या कर रहा है, रेजेक्स सब्सटीट्यूट, ये पैटर्न ढूंढो, इससे सब्सटीट्यूट करो, किसको करो, जो भी फ्रेज है आपका। तो यहां पर ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, जितने भी कॉन्ट्रैक्शन होंगे उन सारे कॉन्ट्रैक्शन को उनके प्रॉपर वर्ड से रिप्लेस कर देगा। और ये मैंने अपनी लाइन 3 पास करी, तो याद करो कि ऊपर डोंट लिखा था, तो इफ यू इसने रिप्लेस कर दिया डू नॉट, डोंट को डू नॉट से रिप्लेस कर दिया, आई एम को आई एम से रिप्लेस कर दिया, तो इसने ये सारे काम कर दिए। ठीक है, देखो ये सब चीजें आप शुरुआत से टेक्स्ट प्रोसेसिंग करने जाओगे नहीं पता होगा, तो किसी ने कर रखी है, हम उसका यूज कर रहे हैं, तो हमें पता होगा कि हम जब आखिरी में अपना डेटा दें तो एकदम क्लीन रहे। ठीक है, तो ये डी कॉन्ट्रैक्टेड लाइन 3। अच्छा, ये आपको बी आर दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहां पर जब किया था तो इसको सेव नहीं किया था लाइन 3 में, तो ये पुरानी लाइन नहीं है, इसलिए वो दिख रहा है। अगर आप उसे सेव कर लोगे ऊपर रिमूव करने में तो आपके यहाँ बी आर दिखेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया कि रिमूव वर्ड्स विथ नंबर्स इन पाइथन। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है कि स्ट्रिंग फिर कोई नंबर फिर कोई स्ट्रिंग, इन सारे वर्ड्स को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से। तो यहां पर डेटा था, कहां गया, लाइन, अरे सॉरी, ठीक है, यहां पर डेटा था, कहां गया, ये रहा M380 M502। इनका कुछ इंग्लिश से मतलब नहीं है, ये मॉडल नंबर्स है। ठीक है, तो इसको हमें वोकैबुलरी में ऐड नहीं करना है, तो हमने उसको ये सारे नंबर्स हटा दिए हमने। तो अगर आपके पास सिर्फ अल्फाबेटिकल वर्ड्स हैं तभी आप हमारी वोकैबुलरी में रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर इसने द विक्टर M380 M520 वो हटा दिया, हमको ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। और लास्ट में है स्टॉप वर्ड्स। अच्छा, ये मैंने स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट ऐसे क्यों दी है, एनएलटी के लाइब्रेरी में अभी हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें स्टॉप वर्ड्स मिलते हैं हमें। हम लोगों ने यहां पर भी देखा था कि जो काउंट फैक्टराइजर था हमारे पास स्टॉप वर्ड्स थे। ठीक है, बट ये इसलिए दिया मैंने क्योंकि इसमें नो, नॉर, नॉट, ये 3 वर्ड्स नहीं है। अगर आप उसमें जाओगे काउंट फैक्टराइजर से या एनएलटीके से, जो हम लोग बाद में देखेंगे, तो उसमें आपको ये तीनों स्टॉप वर्ड्स की तरह आएंगे। जबकि हम लोगों ने देखा है कि नॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपके पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज कर देता है, तो हम उसको नहीं चाहते। जब नहीं चाहते हैं तो हम लोगों ने सेम जो उनकी लिस्ट थी उसको प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद उसमें से नॉर, नॉट और नो हटा दिया। बस ये सिंपल है। तो एक सेट बना कर लिया, तो ये नोटबुक बचा कर रखो कि बाद में कभी स्टॉपर्स यूज करने होंगे तो कैसे होंगे। लास्ट में जितना भी काम हमने सब किए सेपरेट स्टेप्स से, वो सारे मैंने कहा कि कैसे आप करोगे। तो यहां पर ये आपका डेटा फ्रेम, आपका डेटा सेट होगा, और टेक्स्ट इसका जिस कॉलम में आपके रिव्यूज होंगे। ठीक है, TQDM क्या है, ये आपका एक प्रोग्रेस बार प्रिंट करता है कि आपने कितनी प्रोसेसिंग कर ली है। तो इसलिए दिखाया है, अभी मेरे पास डेटा सेट लोडेड नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। तो कितनी डेटा सेट प्रोसेसिंग करता है वो करता है, बाकी बाद में कुछ नहीं कर रहा है। सिंपल क्या कर रहा है, पहले URL हटा रहा है, फिर HTML टैग्स हटा रहा है, फिर सारे वर्ड्स को डीकॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि सबको फैला रहा है, फिर न्यूमेरिक वर्ड्स हटा दे रहा है, और फिर सबको क्या कर दे रहा है, छोटा, ये तो लोअर केस में यहां कर रहा है, A to Z प्लस मेरे ख्याल से इसमें है कि कोई भी चीज ऐसी जो A to Z ना हो, A to Z हो, कोई भी चीज ऐसी जो ऐसी ना हो तो वो हो। ठीक है, और आखिरी में अगर स्टॉप वर्ड में वो वर्ड नहीं है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर मेरे सेंटेंस में ऐड कर दो, और उसके बाद आपको उसको ऐड कर लो। ये वाला कोड हम लोग कल देखेंगे मेन, जब हम लोग अपने अमेजन रिव्यूज वाले डेटा सेट को उठाएंगे। कल हम लोग अमेजन रिव्यूज वाला डेटा सेट उठाएंगे, देखेंगे कैसे उसमें प्री प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। मैं ये नोटबुक अपने गिटहब पे शेयर कर दे रहा हूँ,
और बाकी कल मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो ठीक है बताएं। सर। नहीं सर। कल हम लोग अमेजन रिव्यूज वाला प्रोजेक्ट करेंगे जितना भी कर पाएंगे। सर तो बेसिकली हमें एंड में तो ये फंक्शन ही यूज करना होगा ना, क्योंकि ये कंबाइंड सब कुछ कर देगा। हाँ हाँ, ये फॉर लूप हमें यूज करना पड़ेगा। ओके। आप चाहो तो इन सबको एक फंक्शन में डाल सकते हो तो और इजी हो जाएगा, बट ठीक है, ओके सर। चलो, थैंक यू।